हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 5 सेट करवाऊंगा मॉडल पेपर का। और प्यारे बच्चों, अगर आप ये 5 सेट कर लेते हैं तो 100% है आपके बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों, आज ये हम लोग उसी का दूसरा सेट लेके आए हैं। जैसे जैसे समय करीब आ रहा है ना, हम लोगों की जो चिंता है वो बढ़ रही है कि सर अब तो बहुत कम समय है, जल्दी जल्दी जल्दी। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कुछ स्पेशल करना होता है तो थोड़ा टाइम लगता है ना। इसलिए यहाँ पर हम लोग जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे आपको, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत स्पेशल है, बहुत खास है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लगभग बहुत सारा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पहले से आता होगा, कुछ क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको नहीं आता होगा। तो प्लीज प्यारे बच्चों, उन क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान से देखना है और एग्जाम में क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो ध्यान से आप लोगों को वीडियो को देखना है, सारी चीजों को अच्छे से समझना है। 100% है प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम में इस बार आप फोड़ने वाले हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको पता है ये जो सेट है हम लोग कोर्स में करवाते हैं, लेकिन आपको हम फ्री में यूट्यूब में करवा रहे हैं। तो समझ सकते हो कि ये कितना स्पेशल है कि इसको हम लोग कोर्स में करवाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन टोटल 3 भाग में बटा हुआ होता है। पहले ऑब्जेक्टिव करते हैं, फिर सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो यहां पर हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन को करेंगे। अच्छे से सारा का आप आंसर देना। बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आपको दिखा देंगे, उसका सॉल्यूशन आप खुद करना, जो नहीं बने फिर उसका हम लोग आगे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि 1922 में, इसको 1922 कर लेना, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है उसका खोज रखलदास बनर्जी ने किया था। कब किया था, तो डेट याद रखिएगा 1922 में, है ना। हम सब जानते हैं दयाराम साहनी के बारे में पूछा जाता है कि जो हड़प्पा है इसका खोज किसने किया था। प्यारे बच्चों, तो याद रखना जो हड़प्पा है इसका खोज दयाराम साहनी ने किया था। और जो हड़प्पा का खोज है प्यारे बच्चों वो कब हुआ था, 1921 में। और जो मोहनजोदड़ो का खोज है वो रखलदास बनर्जी, जिसको हम लोग आरडी बनर्जी कहते हैं, उन्होंने ही किया था। कब किया था, 1922 में, है ना। मोहनजोदड़ो को हम लोग सिंध का बाग कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है कि सिंध का बाग किसे कहते हैं। तो याद रखना मोहनजोदड़ो को हम लोग सिंध का बाग भी कहते हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए, जो कि बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। पूछा गया कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो हम सब जानते हैं एशियाटिक सोसाइटी के बारे में, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कलकत्ता में है या कहां पर है। तो याद रखिएगा ये जो एशियाटिक सोसाइटी है ये आपका कलकत्ता में है, कलकत्ता यानी बंगाल में है। और इसकी स्थापना किसने किया, तो उसका नाम था विलियम जोन्स ने, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया, विलियम जोन्स ने किया। अब आप लोग बताइए ये जो एशियाटिक सोसाइटी है इसकी स्थापना कब हुआ था। जल्दी से आप सभी लोग जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे फटाफट से। 1784 में कौन है, एमडी मन्नान। क्या बात है, वेरी गुड मन्नान, बहुत अच्छा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो एशियाटिक सोसाइटी है इसकी स्थापना कब हुआ था, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था। प्यारे बच्चों याद रखिएगा 1784 को। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर विलियम जोन्स हो जाएगा, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। तो क्वेश्चन पूछा गया मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो हम सब जानते हैं मोहनजोदड़ो जो प्यारे बच्चों सिंधु नदी के किनारे है। और पूछा जाएगा हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे है। पूछा जाता है लोथल किस नदी के किनारे है। तो जो लोथल है प्यारे बच्चों वो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कहां पर है, तो हम सब जानते हैं कि जो लोथल है ये आपका गुजरात में है। लोथल कहां पर है, गुजरात में है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गोदीबारा है, गोदीबारा ये गोदीबारा प्यारे बच्चों कहां से मिला। तो गोदीबारा का जो प्रमाण है ये लोथल से ही मिला, लोथल जो कि गुजरात में है। और गुजरात में क्या है, धौलावीरा, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि जो धौलावीरा है प्यारे बच्चों ये कहां पर है। तो धौलावीरा जो है ये भी आपका गुजरात में है। तो लोथल और धौलावीरा गुजरात में है। पूछा जाता है बनावली कहां पर है, हरियाणा में है। बनावली हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो हम सब जानते हैं भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा ए कनिंघम, है ना। तो या तो अलेक्जेंडर कनिंघम या ए कनिंघम, इसी को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं। पूछा गया सबसे पहले कि कनिष्क राजा कब बना था। तो हम सब जानते हैं जो कनिष्क है ये राजा बना था 78 ईस्वी में, है ना। अच्छा, याद है आपको चौथा बौद्ध संगीति, आपको पता होगा। पूछा जाता है कि जो चौथा बौद्ध संगीति है ये कब हुआ था। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों चौथा बौद्ध संगीति जो है ये कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। कहां पर हुआ था, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में हुआ था। तो चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और कनिष्क जो कि 78 ईस्वी में राजा बना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्थशास्त्र किसने लिखा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो किताब है इसको किसने लिखा, तो उसका नाम है कौटिल्य। कौटिल्य को ही हम लोग चाणक्य कहते हैं। इन्होंने प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र लिखा। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश या फिर अर्थशास्त्र से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो देखो क्वेश्चन कैसे भी पूछे जवाब तो देना है ना। क्वेश्चन चाहे जितना भी घुमा दे, तो पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो हम लोग कहेंगे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। अब यहां पर यह क्वेश्चन स्पेशल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। पूछा जाता है कि जब यहां पर गुप्त वंश था, याद है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहते हैं, है ना। पूछा जाता है कि जो गुप्त काल है इसको क्या कहते हैं, भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि जब यहां पर गुप्त काल था, गुप्त राजाओं का शासन था, उस वक्त में भारत बहुत ज्यादा तरक्की में था। तो गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, उसका नाम था फाहयान। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, नो डाउट। बहुत अच्छा आंसर आप लोगों का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, जो कि बहुत आसान है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, तो जो महाभारत है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। पूछा जाएगा महाभारत को किसने लिखा, उसका नाम है वेद व्यास। वेद व्यास। महाभारत को लिखने में कितना समय लगा, 1000 साल का समय लगा। महाभारत में क्या पढ़ते हैं, कौरव और पांडव के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध को पढ़ते हैं, है ना। और कौन सा युद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध हुआ था। महाभारत युद्ध को ही हम लोग कुरुक्षेत्र का युद्ध कहते हैं। अगला देखिए, धम्म की शुरुआत किसने की, तो धम्म, ये जो धम्म है प्यारे बच्चों एक प्रकार का धर्म है जो कि शुरू किया था अशोक ने। किसने शुरू किया था, अशोक। अशोक के प्यारे बच्चों महान सम्राट कहा जाता है। सबसे पहला महान सम्राट किसको कहा जाता है, अशोक को। पूछा जाता है अशोक किस वंश से था, तो हम सब जानते हैं जो अशोक है प्यारे बच्चों ये मौर्य वंश से था। मौर्य वंश का तीसरा राजा था ये, है ना। तो अशोक जो कि मौर्य वंश से था और धम्म की शुरुआत अशोक ने किया। याद रखिएगा अशोक से संबंधित बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। जैसे सांची का स्तूप किसने बनाया, अशोक ने बनवाया। सांची का स्तूप कहां पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ठीक है। अगला सवाल, महावीर का बचपन का नाम क्या था। देखो जितना भी हम एक्स्ट्रा बोल रहे हैं ना, प्लीज इसको आप नोट करिएगा, ठीक है। महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो भगवान महावीर जो कि जैन धर्म का स्थापना किया था, और महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान, है ना। पूछा जाएगा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर जिन्होंने जैन धर्म का स्थापना किया, तो पूछा जाता है कि जैन धर्म का स्थापना किसने किया, महावीर ने। महावीर कितने तीर्थकर था, 24वें तीर्थकर था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, महावीर 24वें तीर्थकर था, है ना। और महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म कहां पर हुआ था प्यारे बच्चों, वैशाली बिहार में। याद है महावीर का जन्म कहां पर हुआ था, वैशाली बिहार में। और महावीर का पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। महावीर का पिताजी का नाम क्या था, सिद्धार्थ, है ना। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया, प्रथम जैन संगीति कहां हुई थी। प्रथम जैन संगीति कहां हुई थी, देखो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, हम सब जानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पहली बार बौद्ध संगीति कहां पर हुआ था, पहले सवाल जवाब दीजिए आप सभी लोग, जल्दी से आप लोग लिखिए, कमेंट में लिखिए, बौद्ध संगीति पहली बार कहां पर हुआ था। तो हम सब जानते हैं पहली बार जो बौद्ध संगीति है प्यारे बच्चों ये राजगृह में हुआ था। राजगृह का मतलब होता है राजाओं का घर। राजगृह का मतलब क्या होता है, राजाओं का घर, और आज के दिन राजगृह को ही राजगीर कहा जाता है ना। तो पहली बार जो बौद्ध संगीति है, प्रथम बौद्ध संगीति ये राजगृह में हुई थी। लेकिन पूछा जाएगा कि प्रथम जैन संगीति कहां हुई थी, तो प्रथम जैन संगीति आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। इसलिए ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रथम जैन संगीति कहां पर हुआ था, पाटलिपुत्र में। अगला देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से है, तो हम सब जानते हैं जो जैन धर्म है ये दो भागों में बट गया, एक है श्वेतांबर एक है दिगंबर। तो जैन धर्म का संबंध हो गया श्वेतांबर से और दिगंबर से। तो राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा। स्तूप किस धर्म से संबंधित है, बहुत ही आसान सा सवाल है। पूछा जाएगा स्तूप का संबंध किससे है, या पूछ देगा आपको कि महायान हीनयान का संबंध किससे है। आपको पता है ये बात, याद रखिएगा प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहां पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। याद रखिएगा ये जो आपका बौद्ध धर्म है ये दो भागों में बट गया था। जैसे जैन धर्म दो भागों में बटा था, श्वेतांबर दिगंबर, उसी तरह बौद्ध धर्म भी दो भागों में बट गया, एक महायान एक हीनयान। तो जो महायान हीनयान है इसका संबंध बौद्ध धर्म से है, स्तूप का संबंध भी बौद्ध धर्म से है, और त्रिपिटक, त्रिपिटक पूछा जाता है। त्रिपिटक, त्रिपिटक का मतलब तीन टोकरी, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक को हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। इसका भी संबंध बौद्ध धर्म से है। तो इसका मतलब स्तूप स्तूप जितना भी चीजें ये सबका संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आ गया क्वेश्चन वही, सुत्त पिटक किस धर्म से है, तो अभी तो बताए बौद्ध धर्म से। विनय पिटक बौद्ध धर्म, अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म, त्रिपिटक बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बाबरनामा क्या है। बाबरनामा,
आत्मकथा है किसका? बाबर का। तो बाबरनामा क्या है? आत्मकथा है। बाबरनामा क्या है? आत्मकथा है। पूछा जाएगा बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया, तो हम लोग कहेंगे कि जो बाबरनामा है ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। किसने लिखा था? तो प्यारे बच्चों बाबर ने खुद लिखा था। और बाबर कौन है? जिन्होंने मुगल साम्राज्य का स्थापना किया। तो मुगल राज्य का संस्थापक जो बाबर को कहा जाता है, बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किया था। उन्होंने प्यारे बच्चों बाबरनामा लिखा जो कि उनका आत्मकथा है और जो लिखा गया था तुर्की भाषा में। यहां से ये सारे सवाल बनते हैं। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो आरंभ किया लिखा हुआ, आरंभ। देखिए कुतुब मीनार को 2 लोगों ने मिलकर बनाया था। क्यों पता है? कुतुब मीनार का जो शुरुआत है ना, बनाने का जो काम है वो शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इनके बीच में मृत्यु हो गई तो इस काम को पूरा इल्तुतमिश किया था। तो यहां पर पूछा गया कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, आरंभ किया? तो शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। और खत्म किसने किया, इस काम को पूरा किसने किया? इल्तुतमिश। वो यहां पर नहीं है ऑप्शन में। चलो, तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है पता है? कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुआ था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से था? ये भी तो स्पेशल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक प्यारे बच्चों आपका गुलाम वंश से था। कौन वंश से था? गुलाम। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, जजिया किससे लिया जाता था? ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है। जजिया जिम्मियों से लिया जाता था। और ये जजिया कर को किसने बंद करवाया? जजिया कर को अकबर ने बंद करवाया। पूछा जाएगा तीर्थ यात्रा कर, आपको पता है तीर्थ यात्रा कर, या तो इसी को कह देते हैं। देखिए इसका कितना सारा नाम है, आप लोग कैसे नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। इसी को तीर्थ यात्रा कर कहते हैं, इसी को यात्रा कर कहते हैं, या इसी को धार्मिक कर कहते हैं। देख रहे हैं कितना सारा नाम है। तो बताइए धार्मिक कर या तीर्थ यात्रा कर या यात्रा कर, इसको किसने समाप्त किया? अकबर ने किया। जजिया कर को किसने समाप्त किया? अकबर ने। अच्छा, जजिया कर को कब समाप्त किया? ये भी तो सवाल है। 1564 में। याद रखिएगा तीर्थ यात्रा कर को 1563 में। और ये जो जजिया कर है ये किससे लिया जाता था? जिम्मियों से। और जिम्मी किन्हें कहा गया? मुस्लिम धर्म को छोड़ के बाकी जितने भी धर्म है सारे लोगों को जिम्मी कहा गया। सिंपल, हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम को छोड़ के सब। अगला क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? प्रथम मुगल सम्राट बाबर, अंतिम मुगल सम्राट वो था बहादुर शाह जफर। तो पूछा जाएगा कि मुगल सम्राट जो अंतिम है वो कौन है? बहादुर शाह जफर, है ना। याद रखिएगा बहादुर शाह जफर को कहां पर भेजा था? रंगून। बहादुर शाह जफर को किसने पकड़ा था? उसका नाम क्या था? हडसन। हडसन। प्यारे बच्चों बहादुर शाह जफर को कहां से पकड़ा था? हुमायूं का मकबरा, है ना। हुमायूं का मकबरा जो कि कहां पर है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए कितना सारा क्वेश्चन है कि हुमायूं का जो मकबरा है, यहां लिख देते हैं, हुमायूं का जो मकबरा है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। तो हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में है। बहादुर शाह जफर को कहां पर पकड़ा था? हुमायूं का मकबरा में। किसने पकड़ा था? हडसन ने पकड़ा था। और बहादुर शाह जफर को पकड़ के कहां भेज दिया? रंगून। रंगून कहां है? बर्मा में। और जो बहादुर शाह जफर का पोता था, उनका बेटा था, उसको किसने पकड़ा था? उसको भी हडसन ने पकड़ा था, जो कि उसको मार दिया। तो पूछा जाता है बहादुर शाह जफर का उत्तराधिकारी यानी उनका पोता बेटा, इसको किसने मरवाया? हडसन ने। अगला देखिए, दीन इलाही संबंधित है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, दीन इलाही जो है ये अकबर से संबंधित है, यानी अकबर ने दीन इलाही का शुरुआत किया था कब? 1582 को। तो पूछा जाएगा दीन इलाही किससे संबंधित है? अकबर से। अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था? यानी जब अकबर राजा बना उस वक्त में राजस्व व्यवस्था मतलब टैक्स जो लिया जाता था, कर जो लिया जाता था, वो किसके कंट्रोल में था? किसके नियंत्रण में था? बिरबल के नियंत्रण में नहीं, बैरम खां वो तो संरक्षक था। मान सिंह बिल्कुल नहीं, टोडरमल बिल्कुल सही। तो याद रखिएगा अकबर के काल में जो राजस्व व्यवस्था है यानी जो वित्त मंत्री है, जो दीवाने अशरफ है, वो कौन था? वो था टोडरमल। दीवाने अशरफ इनको कहा गया, दीवान एक तरह से टैक्स, है ना। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों यही था वित्त मंत्री, और जो पूरा राजस्व व्यवस्था है, पूरा जो टैक्स लेता था वो यही लेता था, टोडरमल। ठीक है, अगला देखो, पानीपत की दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? अच्छा, पानीपत की दूसरा युद्ध कब हुआ? देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है प्यारे बच्चों ये हुआ था 1556 में। तो पूछा जाएगा पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। अच्छा, किसके किसके बीच हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ। हेमू, और हारा कौन था? हेमू हारा था, अकबर जीत गया था। तो प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में, जो कि यहां पर नहीं दिया है। ठीक है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था?
तो कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का राजा था, किस वंश से था पूछा गया। तो हम सब जानते हैं प्यारे बच्चों, जो आपका विजयनगर साम्राज्य है, हम सब जानते हैं जो आपका विजयनगर साम्राज्य है, इससे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है ना, बहुत आसान सवाल पूछता है इस चैप्टर से। पहले पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ, 1336 में। किसने किया, हरिहर बुक्का दो भाई था, हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई था, ये दोनों भाई ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया। हरिहर जो है इसमें बड़ा भाई था, बुक्का छोटा भाई था। तो कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया, और ऑप्शन में सिर्फ हरिहर देगा, बुक्का नहीं देगा, और बुक्का भी देगा हरिहर भी देगा, दो ऑप्शन में, तो लिख देना हरिहर। एक बार मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया, ऑप्शन ए में हरिहर दे दिया, ऑप्शन बी में बुक्का। अब बच्चा कंफ्यूज, तो वहां पर हरिहर लगाना, बड़ा भाई था वो, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर तथा बुक्का ने किया। अब ये जो हरिहर और बुक्का है ना, ये किस वंश से था पता है, हरिहर बुक्का जो है आपका ये संगम वंश से था, ठीक। और कृष्णदेवराय जो है, जो कि विजयनगर साम्राज्य का महान शासक था, कृष्णदेवराय जो कि विजयनगर साम्राज्य का महान शासक था, ये किस वंश से था, तुलु वंश से था, तुलु। तो यहां पर जो क्वेश्चन है उसके अनुसार राइट आंसर सी हो जाएगा। टोटल विजयनगर साम्राज्य में कितना वंश था, 4। विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितना वंश था, 4। संगम, सालू, ये आपका सालू है, संगम, सालू, तुलु, आरवीडू। तो कृष्णदेवराय जो कि तुलु वंश से था और हरिहर बुक्का जो कि संगम वंश से था। बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी गुड। चलो, किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा विजयनगर की साम्राज्य की जो राजधानी है वो हम्पी है। विजयनगर की राजधानी का नाम क्या है, हम्पी, और विजयनगर को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पूछा गया कि कौन सा राज्य है जिसको हम्पी के नाम से जाना जाता है, वो है विजयनगर। अगला देखिए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है, तो ये जो विरूपाक्ष मंदिर है ये कहां पर है, विरूपाक्ष मंदिर भी हम्पी में है, विट्ठल मंदिर भी हम्पी में है ना। विजयनगर भी हम्पी में है, विरूपाक्ष मंदिर भी हम्पी में है, विट्ठल मंदिर भी हम्पी में है, महानवमी डिब्बा ये भी हम्पी में है, कमल महल ये भी हम्पी यानी विजयनगर साम्राज्य में है। बहुत सारा चीज विजयनगर साम्राज्य में हम्पी में है। और हम्पी कहां पर है अभी, हम्पी अभी कर्नाटका में है, ठीक है। अगला देखो, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, देखिए आ गया क्वेश्चन, सही बता रहे, ये क्वेश्चन हम नहीं देखे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। और दिल्ली सल्तनत खत्म कब हुआ, 1526 में। 1526 में दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ और मुगल सल्तनत शुरू हुआ। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। 1526 में जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, तो इब्राहिम लोदी हारा, दिल्ली सल्तनत खत्म, बाबर जीता, मुगल सल्तनत शुरू, ठीक है। तो पूछा गया दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, तो हम सब जानते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है इसकी स्थापना 1206 में, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तलवंडी किसका जन्म स्थान है, हम सब जानते हैं प्यारे बच्चों, तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। पूछा जाता है तलवंडी में किनका जन्म हुआ था, गुरु नानक, जो कि हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। कबीर का जन्म कहां पर हुआ था, याद रखिएगा कबीर का जन्म काशी में हुआ था। कभी कभी काशी ऑप्शन ना देकर के वाराणसी दे देगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो कबीर का जन्म वाराणसी या काशी में हुआ था। कबीर का उपदेश कहां पर जमा है, बीजक में है। और तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो हम सब जानते हैं गुरु नानक का। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया, तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन है इसको शुरू किया था रामानंद ने। पूछा जाएगा भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, नयानार, याद रखिएगा नयानार और अलवार संत ने। तो ये दोनों क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो भक्ति आंदोलन है इसकी शुरुआत किसने किया, नयनार संतों ने और अलवार संतों ने। अब नयनार किनको कहा गया, जो लोग शिव भगवान की पूजा करते हैं उनको नयनार संत कहा गया। जो लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उनको अलवार कहा गया। जो लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उनको अलवार कहा गया। और इन्हीं लोगों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत किया था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जो भक्ति आंदोलन है इसकी शुरुआत हुआ था दक्षिण भारत में। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुआ, दक्षिण भारत में। लेकिन उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया, रामानंद ने। और रामानंद का शिष्य का नाम क्या है, तो रामानंद का शिष्य है गुरु नानक, कबीर, धन्ना एवं पीपा, ये सभी रामानंद के शिष्य है। इस बार क्वेश्चन आया था 2024 में कि रामानंद के गुरु कौन है। याद रखिएगा रामानंद के गुरु का नाम है राघवानंद। क्या नाम है, लिख लीजिए, 2024 में आया है ये क्वेश्चन, रघुवानंद। तो रामानंद के गुरु का नाम है रघुवानंद, है ना, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था, तो मेगास्थनीज जो कि एक राजदूत था, है ना, और ये किस देश से आया था, यूनान से आया था। तो इसका मतलब मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला है, यूनान का रहने वाला है। वो जब भारत आया था यहाँ पर किसका शासन था, तो हम सब जानते हैं वो भारत जब आया था तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि किस वंश का शासनकाल था, मौर्य वंश का शासनकाल था। तो मेगास्थनीज जिन्होंने कौन सी किताब लिखा, इंडिका, वो भारत जब आया था यहाँ पर कौन सा राजा का शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य वंश में वो आया था। और वो कहाँ से आया था, यूनान से, यानी उनका घर यूनान था।
और यूनान का राजा का नाम क्या था? सेल्यूकस। वही सेल्यूकस राजा है जो कि मेगास्थनीज को राजदूत बना करके भारत भेजा था। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अफनासी निकेतन कौन था भाई? घोड़ों का व्यापारी था। अफनासी निकेतन जो कि घोड़ों का व्यापारी करता था, घोड़ा बेचता था, है ना। अफनासी निकेतन कौन था? घोड़ा का व्यापारी। एक क्वेश्चन हम आपको कराए थे, फ्रांसवा टैवर्नियर नाम था। तो टैवर्नियर जो है ना, वो भी घोड़ों का व्यापारी था, वो जौहरी नहीं था। तो हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे, उस क्वेश्चन को सही कर लेना, है ना। जो वो था वो टैवर्नियर क्या था? वो याद रखिएगा, घोड़ों का व्यापारी वो भी था, है ना। वो जौहरी नहीं था, हम जौहरी आंसर दे दिए थे। चलिए, अफनासी निकेतन कौन है? राइट आंसर हो जाएगा डी। तो कभी अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लगे आप बोलना, हम उसको सही कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, अगला देखो, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता प्यारे बच्चों मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता भारत कब आया? हम सब जानते हैं इब्न बतूता भारत आया था 1333 में, है ना। जब वो भारत आया था, यहाँ पर किसका शासन था ये भी पूछा जाता है कि इब्न बतूता जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कौन सा राजा था? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। तो लिखिएगा पूरा नाम, मोहम्मद बिन तुगलक। तो जब यहाँ पर इब्न बतूता आया था प्यारे बच्चों, उस वक्त में यहाँ पर किस राजा का शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला? मोरक्को का। वो भारत कब आया? 1333 में। भारत से गया कब? 1347 में भारत से गया था। लगातार 14 साल वो भारत में रहा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता भारत में कितना साल रहा? 14 साल रहा। और वो जब आया था, कौन सा राजा था यहाँ पर? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको क्या बनाया? काजी बनाया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि कौन सा विदेशी यात्री है जिनको काजी बनाया था? काजी का मतलब होता है जज, जैसे कोर्ट का जज होता है ना। तो कौन सा विदेशी यात्री है जिसको काजी बनाया? वो है इब्न बतूता। और काजी किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कंपनी प्यारे बच्चों कब आई थी? 1600 में आई थी। 1600 में इसकी स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? उल गुलान विद्रोह, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। तो उल गुलान विद्रोह पूछा जाएगा कि उल गुलान जो विद्रोह है इसके नेता का नाम क्या है? बिरसा मुंडा। और संथाल विद्रोह का नेता का नाम क्या है? तो संथाल विद्रोह का नेता का नाम है सिद्धू और कान्हू। ठीक है, ये दोनों ही ज्यादातर विद्रोह पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्कन दंगा आयोग कब बना था? तो दक्कन दंगा आयोग का गठन तो वैसे हुआ था 1877 में, लेकिन डेट यहाँ पर 1875 है तो हम लोग ए ही लगा देंगे, है ना। दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था। दक्कन दंगा आयोग का गठन 1877 में हुआ था। और दक्कन दंगा आयोग का काम क्या था? जांच पड़ताल करना कि भाई क्या हुआ था आखिर। तो दक्कन दंगा आयोग जो बना 1877 में, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया। तो इस बार का मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया है कि वो रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? तो वो रिपोर्ट प्यारे बच्चों ब्रिटिश संसद में 1878 में पेश किया गया था। तो 1875 में विद्रोह हुआ, 77 में आयोग बना और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया। उस रिपोर्ट को 1878 में ब्रिटिश को यानी अंग्रेजों को पेश किया गया। ठीक, तो यहाँ पर दक्कन दंगा आयोग गठित कब हुआ था? 1877 होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो 75 लगा देना। क्या करोगे अब? इनमें से कोई नहीं अगर होगा ना, और यहाँ अगर 1875 रहेगा तब भी 1875 ही लगाना। ओके, अगला देखिए, कार्नवालिस कोड कब बना? तो हम सब जानते हैं कार्नवालिस के बारे में, जिन्होंने क्या किया? अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया। पूछा जाएगा इस्तमरारी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त क्या है? तो दोनों का नाम एक ही है, अस्थाई बंदोबस्त उसी को कहते हैं। इसको कब लागू हुआ? तो जो अस्थाई बंदोबस्त है ये 1793 में लागू हुआ था। किसने किया था? कार्नवालिस ने। और कार्नवालिस ने एक कोड बनाया था, कानून बनाया था, जिस कानून का नाम उन्होंने रखा कार्नवालिस कोड। तो प्यारे बच्चों, कार्नवालिस कोड कब बना? ये भी बना था 1793 में ही। तो पूछा जाएगा जो कार्नवालिस कोड है उन्होंने कब बनाया? 1793 में। अच्छा, वही क्वेश्चन आया, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? देखिए आ गया। तो अस्थाई बंदोबस्त प्यारे बच्चों कार्नवालिस ने लागू किया। कब लागू किया? 1793 में। कहां लागू किया? तो याद रखिएगा, राज्य का नाम बंगाल में, उसके बाद बिहार में, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों टोटल 4 राज्य में आपका अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। और अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार को कहा जाता था। और अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस ने लागू किया 1793 में। अगला देखिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो देखिए, कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, इसकी स्थापना 1774 में हुआ था। कहीं कहीं पे 1774 नहीं देगा, वहां पर 73 भी देगा। तो देखो 74 और 73 दोनों ऑप्शन दे तो वहां पर 74 में लगाना, लेकिन अगर 74 ना दे, सिर्फ 73 दे, वहां पर 73 लगा देना। लेकिन यहां पर ना ही 73 है ना ही 74 है, तो क्या लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत आसान क्वेश्चन है, हम सब जानते हैं। प्लासी का युद्ध बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला
और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सेनापति था जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच एक युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं प्लासी का युद्ध, जो कि हुआ था 1757 में। इसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार गया था क्योंकि एक उनका दोस्त सेनापति था जिनका नाम था मीर जाफर, जिन्होंने गद्दारी किया और अंग्रेज जीत गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया था, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था और ये अंग्रेजों की पहली लड़ाई थी। तो 1757 के युद्ध के बाद ही वो जो है भारत पे धीरे धीरे कब्जा करते चले गए, है ना। तो जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, वो कंपनी जब ये युद्ध जीत गया, प्लासी का युद्ध, उसके बाद वो शासन भी शुरू कर दिया। ठीक है, अगला देखो, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का जन्म प्यारे बच्चों जगदीशपुर में हुआ था, है ना। पूछा जाएगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व, 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति का नेतृत्व प्यारे बच्चों जगदीशपुर से किसने किया? वीर कुंवर सिंह ने। बिहार से किसने किया? वीर कुंवर सिंह। आरा से किसने किया? याद रखिएगा, आरा एक जिला का नाम है, बिहार में एक जिला है आरा, आरा में ही एक जगह है जगदीशपुर, तो वहीं पे किनका जन्म हुआ? यहीं पे प्यारे बच्चों इनका जन्म हुआ था, वीर कुंवर सिंह का, है ना। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने किया, आरा से वीर कुंवर सिंह ने किया, बिहार से वीर कुंवर सिंह ने किया, पटना से पीर अली ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कितना आसान क्वेश्चन है, द ग्रेट रिबेलियन। कितना बार हम ये क्वेश्चन करवाएं आप सभी को? बिल्कुल प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। तो द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। जेम्स आउटर मत लगा देना, अभी भी सी लगा रहे हैं कुछ बच्चे, पता नहीं क्या बात है, गलती कैसे हो जाता आप लोगों से। अगला क्वेश्चन, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अब मैंने कहा कि जो 1857 की क्रांति है, ये जो हुई थी, कब हुई थी? 10 मई को ये क्रांति शुरू हुई थी। ये क्रांति कब होने वाली थी? 31 मई को होने वाली थी, लेकिन क्रांति शुरू कब हो गई? 10 मई को। कहां से शुरू हुई? मेरठ से। ये क्रांति मेरठ से शुरू हुआ था, सिपाहियों ने शुरू किया था। अब पूछा गया कि 1857 का जो विद्रोह है, अलग अलग जगह से अलग अलग नेता था। बताइए, दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह जफर। लखनऊ से कौन थी? तो लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। अच्छा, कानपुर से कौन था? तो कानपुर से नाना साहेब तात्या टोपे। तो यहां पर पूछा लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? उनका नाम है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने दो जगह से, एक जगह का नाम था अवध, तो अवध से हजरत महल, बेगम हजरत महल ने दो जगह से, एक जगह का नाम था अवध, तो अवध से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। लखनऊ से भी बेगम हजरत महल ने। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, और कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे ने। बिहार से वीर कुंवर सिंह ने। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने। और कितना पूछेगा? बस इतना ही तो है। अगला देखो, ये दो क्वेश्चन तो यहां से हर बार आना है, हर बार। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब 1857 का विद्रोह हो रहा था, जब 1857 के विद्रोह हो रहा था, उस वक्त में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। तो जब 1857 का विद्रोह हो रहा था, उस वक्त में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा कब आया? वास्को डी गामा 1498 में आया। कभी कभी डेट पूछ लेगा, डेट याद रखिएगा, 17 मई 1498, है ना। वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली था, सबसे पहले भारत में कौन आया? पुर्तगाली। और वो कौन आया? वास्को डी गामा। कब आया? 17 मई 1498 को, याद रखिएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो किसको 7 द्वीपों का नगर कहते हैं? मुंबई। मुंबई को 7 द्वीपों का नगर कहते हैं। गेट ऑफ इंडिया कहां पर है? बंबई में है। गेट ऑफ इंडिया को कब बनाया? 1911 में। वही क्वेश्चन है, देखो रियल बता रहे हैं, हमको पता भी नहीं क्वेश्चन आ जा रहा है। गेट ऑफ इंडिया कहां स्थित है? तो गेट ऑफ इंडिया बॉम्बे में। और ये गेट ऑफ इंडिया को कब बनाया? 1911 में। गेट ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो गेट ऑफ इंडिया है, ये किस शैली का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, क्या है? इंडो सार्सेनिक शैली लिख रहा है, चलो देख लेना आप लोग, सही कर लेना। तो इंडो सार्सेनिक शैली पूछा जाएगा। जो गेटवे ऑफ इंडिया है, ये किस लिए बनाया? तो उसका नाम था लॉर्ड पंचम। क्या नाम था? लॉर्ड पंचम। और उनकी पत्नी का नाम था मेरी। तो लॉर्ड पंचम और मेरी, इन दोनों की स्वागत करने के लिए ही गेटवे ऑफ इंडिया को 1911 में बनाया गया था। और ये किस शैली से बनाया, किस स्टाइल से? तो स्टाइल का नाम है इंडो सार्सेनिक स्टाइल से बनाया। ठीक है, और ये कहां पर है? बॉम्बे में। और इंडिया गेट कहां पर है? दिल्ली में। कब बना? 1931 में। अगला देखिए, 3 कठिया पद्धति जुड़ी थी। बताइए 3 कठिया पद्धति क्या है? पता है आपको? नील की खेती पता है? चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। पूछा जाएगा, गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह किया गया था, उसका नाम क्या था? चंपारण। और गांधी जी के द्वारा पहला जन आंदोलन किया गया था, उस आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसको सही कर लेना आप लोग, पहले भी हम 1-2 बार गलत भी बताए हैं। चलो, तो अब जो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, इसमें क्या हो रहा था? नील की खेती, है ना। अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाता था। और
किसानों को परेशान करता था। तो वहीं पे प्यारे बच्चों उन्होंने एक नियम लागू किया था जिसको कहा गया 3 कट्ठा पद्धति। मतलब क्या हुआ कि हर 20 कट्ठा खेत में से 3 कट्ठा खेत में नील की खेती करना ही होगा। अंग्रेजों ने ये नियम लगाया था। तो 3 कट्ठा पद्धति जो जुड़ा था वो किससे जुड़ा था? नील की खेती से। अगला क्वेश्चन, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, ऐसे भी कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो 1919 के भारत सरकार के जो अधिनियम है इसको यही कहा जाता है। 49 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? हम सब जानते हैं चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 को। डेट कभी कभी पूछ देगा, 5 फरवरी। याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड क्या है? कुछ किसानों ने कुछ पुलिसकर्मी को 21 पुलिसकर्मी को थाने में बंद करके उस थाने को जला दिया। इसी को चौरी चौरा कांड कहते हैं। और ये चौरी चौरा कांड गोरखपुर का एक जगह है चौरी चौरा नाम का, वहीं पे हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो स्वराज दल की जो स्थापना है ये हुआ था 1923 में। डेट याद रखिएगा 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना हुआ था। किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, है ना। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना 1923 में किया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी पेशे से क्या थे? देखो गांधी जी के बारे में तो बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में। गांधी जी की मां का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी। गांधी जी क्या थे? एक वकील थे। तो पूछा गया पेशे से क्या थे? पेशे से वकील थे। वकालत की पढ़ाई उन्होंने कहाँ किया? इंग्लैंड में, लंदन में। तो पूछा जाएगा वकालत की पढ़ाई उन्होंने क्या किया? लंदन में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। ये सब बहुत सारे सवाल गांधी जी से संबंधित पूछा जाता है। वो भारत कब आए? 1915 में। भारत कब आए थे? 1915 में आए थे। अगला क्वेश्चन, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा शेरे पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय को, और शहीद आजम कहा जाता है भगत सिंह को। तो भगत सिंह को कहा जाता है शहीद आजम और शेरे पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय को। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? पूर्ण स्वराज का मतलब हमें पूर्ण रूप से आजादी चाहिए। हमें क्या चाहिए? पूर्ण रूप से आजादी चाहिए। तो बताना है कि कांग्रेस का किस अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब कौन सी बार ऐसा बैठक हुआ था जिसमें कांग्रेस ने कहा था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए? बताइए तो फटाफट से। बिल्कुल प्यारे बच्चों, जो भी यहां पर लाहौर अधिवेशन कह रहे हैं उसका बिल्कुल सही है। याद रखिएगा लाहौर में कांग्रेस पार्टी ने लाहौर में एक बैठक बुलाई थी। लाहौर अभी पाकिस्तान में, उस वक्त में भारत का हिस्सा था। तो कांग्रेस पार्टी ने लाहौर में एक बैठक बुलाई, बैठक को ही कहा जाता अधिवेशन। तो कांग्रेस पार्टी ने लाहौर में एक अधिवेशन बुलाया और इस अधिवेशन में कहा, क्या कहा कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब पूर्ण रूप से आजादी चाहिए, अंग्रेज को यहां से भागना होगा। तो वही कहा गया पूर्ण रूप से आजादी चाहिए। ये जो प्रस्ताव है, ये जो कानून है, ये जो नियम है, ये कब पास हुआ? यानी एक तरह से प्रस्ताव कब पास हुआ? याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन में, यानी लाहौर में बैठक हुआ था 1929 में। 1929 में यहीं पे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो प्यारे बच्चों ये जो दूसरा विश्व युद्ध है ये शुरू हुआ था 1939 को और ये जो युद्ध है ये खत्म हुआ 1945 को। तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म कब हुआ? 1945 में। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में। और प्रथम विश्व युद्ध खत्म कब हुआ? 1918 में। है ना, कुछ भी सवाल पूछ देगा और नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज नहीं है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। याद रखिएगा उनका नाम था चौधरी रहमत अली, इन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया था, है ना। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का देखते हैं, क्या आप लोग देते हैं। इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं ना आप सभी लोग। चलिए जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आर्ट्स का, आप लोगों के प्यार की वजह से आर्ट्स का सबसे बड़ा चैनल है, तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि चैनल से पढ़ें? अगर चाहते हैं तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग बस 1 सेकंड लगेगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्यारा सा वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। बहुत ही प्यार से ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं और आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं वीडियो को लाइक करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम अंतिम में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, है ना, हो जाते हैं। चलो देख लो, आज क्लियर करते हैं। प्यारे बच्चों स्वतंत्र भारत का मतलब होता है आजाद भारत, यानी जब देश हमारा आजाद हो गया। तो याद रखिएगा हमारा देश आजाद होने के बाद भी जो गवर्नर जनरल था ना वो एक अंग्रेज ही था, जिसका नाम क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो अगर पूछ दे स्वतंत्र भारत का अंतिम के जगह अगर प्रथम लिख देता ना, अंतिम की जगह प्रथम, तो याद रखना लॉर्ड माउंटबेटन जो कि बना था 1947 में, और श्री राजगोपालाचारी जो बना था 1948 में।
अब आप यहां पर बताइए तो 1947 पहले कि 48 पहले? भाई 47 पहले। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये पहली बार गवर्नर जनरल बना था आजाद होने के बाद। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो देंगे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो डायरेक्ट हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तब भारत का पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन तो भारत का नहीं था, भारत का तो सी राजगोपालाचारी था। तब यहां पर राइट आंसर ये हो जाएगा। तो यहां पर अगर ये भारतीय शब्द लग जाता कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तब वहां पर लॉर्ड माउंटबेटन लगाते। तो यहां पर तो क्वेश्चन आसान है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लगा देंगे सी राजगोपालाचारी। प्रथम पूछेगा, लगा देंगे लॉर्ड माउंटबेटन। आसान है, आसान है। अगला देखो, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अगर अध्यक्ष पूछे ना तो डायरेक्ट लगा देना राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर पूछे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, तब लगा देना सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि कुछ समय के लिए वो बना था पहले, बाद में बना था राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे तो डायरेक्ट लगा देंगे राजेंद्र प्रसाद। प्रथम अध्यक्ष पूछता तब लगा देते सच्चिदानंद सिन्हा। अगला देखो, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत का लौह पुरुष भी था। लौह पुरुष से तो सवाल पूछा, जो कि भारत का पहला गृह मंत्री भी था और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी था। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन आपका ए यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान किसने लिखा? राष्ट्रीय गान पता है? जन गण मन अधिनायक जय हे, बताइए किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसी को कहते हैं राष्ट्रगान। सृष्टि का राइट आंसर बिल्कुल भी। तो पूछा जाता है राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और किसने सर की उपाधि वापस कर दी? सर का एक उपाधि मिला हुआ था इनको, इन्होंने ही वापस किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 में, तो उसी को लेकर के इन्होंने सर की उपाधि वापस कर दिया। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, बिल्कुल मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? अरे ये क्वेश्चन दोबारा आ गया क्या? बिल्कुल राइट से हो जाएगा ए कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल प्यारे बच्चों कौन थे? ए कनिंघम। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहां पाई गई? देखो दो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, कभी पूछ देगा कि गोदीबारा का प्रमाण कहां से मिला, कभी पूछ देगा अग्निकुंड कहां पाई गई। चलो दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो जल्दी से आप सभी लोग। वेरी गुड। याद रखिए, अगर पूछ दिया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहां पाई गई, तब लगा देना आप दीजिए तो जल्दी से आप सभी लोग। वेरी गुड। याद रखिए, अगर पूछ दिया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहां पाई गई, तब लगा देना कालीबंगा। अगर पूछ दिया जाए गोदीबारा का प्रमाण कहां से मिला, लोथल से, तो गोदीबारा लोथल से, अग्निकुंड कालीबंगा से। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में। बनावली हरियाणा में। ठीक है। अगला देखो, मालविकाग्नि मित्र किसकी रचना है? बताइए, ये जो मालविकाग्नि मित्र है, ये जो मालविकाग्नि मित्र है प्यारे बच्चों, इसको किसने लिखा है? बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। इसको लिखने वाला कोई और नहीं, ये है कालिदास। तो प्यारे बच्चों, मालविकाग्नि मित्र किसने लिखा? कालिदास। अगला देखो, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ के जो अभिलेख है ये किस लिपि में है? अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति से क्या जानकारी मिलता है? समुद्रगुप्त के बारे में। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन जो कि कौन है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी कहां से मिली? प्रयाग प्रशस्ति से, है ना। अब ये जो प्रयाग प्रशस्ति है प्यारे बच्चों, ये किस भाषा में लिखा गया, किस लिपि में? ये लिखा हुआ ना कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख है ये किस लिपि में है? ब्राह्मी या देवनागरी या शारदा? जल्दी से बताइए। ब्राह्मी जो कह रहे हैं उसका एकदम सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ, प्रयाग प्रशस्ति जहां से हम लोगों को समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, ये लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में। अगला क्वेश्चन, अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? ये क्वेश्चन तो बहुत स्पेशल है मेरे भाई। अंगुत्तर निकाय ये किसका धर्म ग्रंथ है? बिल्कुल बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का जो धर्म ग्रंथ है, हर धर्म का अपना अपना किताब होता है, तो बौद्ध धर्म की जो किताब है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। वेरी गुड। धम्म महामात्रों को